हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जीजी एजुकेशन पॉइंट। आज हम देखेंगे दिसंबर 2023 क्वेश्चन पेपर सेकंड शिक्षा शास्त्र के अगले 25 क्वेश्चंस को। इससे पहले 25 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट आपके हाथ लग सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के विचार से। शिक्षा की जड़ कड़वी है पर उसके फल मीठे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, अभिकथन और कारण से रिलेटेड है ये। इसमें शिक्षा में नैतिक नेतृत्व प्रासंगिक नहीं है क्योंकि प्रशासनिक भूमिकाओं में नैतिक मानदंड लागू नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में ही नैतिकता की जरूरत होती है। अभिकथन हमारा गलत है। शैक्षिक प्रशासन में नैतिक नेतृत्व अनिवार्य है क्योंकि यह नैतिक रूप से ठोस निर्णय करने और नैतिक व्यवहार के तौर पर कार्य करने पर बल देता है। कारण इसमें हमारा ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। देखिए पहला ऑप्शन है, जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा में नई तालीम का सुझाव दिया, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जाकिर हुसैन समिति द्वारा ही नई तालीमी शिक्षा की शुरुआत की गई 1938 में। नेक्स्ट है, नई तालीम का सुझाव था कि नागरिकों को स्वतंत्र बनाने के लिए सारी शिक्षा अंग्रेजी में हो, तो ये बात गलत है। अंग्रेजी में शिक्षा की बात इसमें नहीं कही गई थी। प्रादेशिक भाषा, मातृभाषा या फिर हिंदी में शिक्षा की बात यहाँ पर की गई थी। इसमें कौशलों और शिल्पों को रखा गया था, विभिन्न कौशलों को शिक्षा के क्षेत्र में डाला गया था, विभिन्न शिल्प को सिखाने की बात यहाँ पर की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा सही आंसर है। पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन असत्य है। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि का प्राथमिक कारक है। लुइस लियोन थर्स्टन द्वारा 1938 में ये सिद्धांत दिया गया था जिसमें मानसिक योग्यताओं के बारे में बात की गई थी, जिसमें स्थानिक योग्यता को रखा गया था, तर्क शक्ति को रखा गया था। इसमें इन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की पहचान की थी जिसमें बुद्धि शामिल है, जैसे मौखिक समझ को, शब्द प्रवाह, संख्या प्रवाह, स्थानिक क्षमता, स्मृति, अवधारणा, गति और तर्क। तो देखिए स्थानिक योग्यता इसमें आ गई, तर्क शक्ति आ गई, गति यहाँ पर इन्होंने प्रत्यक्षीकरण दी है और स्मृति को सहचारी स्मृति के रूप में दर्शाया है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हैं बट गलत हैं। यूजीसी ने इसको ड्रॉप कर दिया है आंसर को, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ही पहले आंसर में जो आंसर इसमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ए और ई आंसर इसमें सही है। तो ये क्वेश्चन ड्रॉप्ड है, बाकी मैंने क्षमताएं आपको बता दी हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से किस किस को गांधी के साथ जोड़ा जा सकता है? साबरमती आश्रम का निर्माण गांधी जी द्वारा किया गया था। नई तालीम में भी गांधी जी का विशेष महत्व है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है और शांति निकेतन की स्थापना भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा हुई। शिल्प आधारित शिक्षा नई तालीम से जुड़ी हुई शिक्षा है और नई तालीम को गांधी जी द्वारा सुझाव दिया गया था। तो ये 3 ऑप्शन हमारे आते हैं, ए, बी एंड ई। ऑप्शन हमारा नंबर 1 हमारा आंसर है। निम्न में से किसे अनुशासन से नहीं जोड़ा जा सकता? सत्ता, दंड, पुरस्कार और बाल केंद्रीयता। तो बाल केंद्रीयता को अनुशासन से नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि बालक तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, तो उनको पूर्ण रूप से अनुशासित नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें सुझाव के द्वारा या सिखाकर हम अनुशासित कर सकते हैं। शैक्षिक वातावरण में उनको ढालकर अनुशासित कर सकते हैं, बट पूर्णता नहीं कर सकते। आप थोड़ी नजर से बचेंगे और बच्चे शोर मचाना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, क्रथवाल व अन्य के अनुसार भावात्मक पक्ष के संगठक कौन से हैं? देखिए ब्लूम की टेक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष 3 पक्ष दिए गए हैं। सीखने के लिए या लर्निंग के लिए 3 डोमेन दिए गए हैं जिसको आगे चलकर क्रथवाल द्वारा संशोधित किया गया था। तो यहाँ भावात्मक पक्ष को हम संवेग, भाव, अभिवृत्ति और मूल्यों के रूप में देख सकते हैं। मूल्य यानी व्यक्ति के जो विचार हैं उनके बारे में वर्णन करना। अभिवृत्ति व्यक्ति की जो अभिवृत्ति है, व्यक्ति के भाव और व्यक्ति के संवेग, ये चारों चीजें क्रथवाल के भावात्मक पक्ष के अंतर्गत मिलती हैं। ये ऑप्शन नंबर बी इसमें यहाँ पर आंसर होगा।
प्रकाश, ध्वनि, प्रेम, सत्य सभी निम्नांकित के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं ये बताना है। तो ये है अमूर्त के उदाहरण, क्योंकि मूर्त रूप वो चीज होती है जिसका कोई निश्चित आकार होता है या आकृति होती है, जो चीज हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है और हम उसको पहचान सकते हैं कि वो क्या है। अमूर्त का मतलब ये है कि जो चीज हमें सामने दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, जैसे कि प्रकाश। रोशनी हमें दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, दिन में प्रकाश होता है और रात में अंधकार होता है। ध्वनि हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमें सुनाई देती, हम सुन सकते हैं। प्रेम और सत्य भी इसी प्रकार से। तो ये सारी चीजें अमूर्त के उदाहरण हैं। नवोन्मेष का मतलब है किसी क्रिया में, किसी व्यवहार में या किसी वस्तु में नई क्रियाओं को जोड़ना या उसको नए तरीके से तैयार करना। लक्ष्य अभिविन्यास का मतलब है किसी लक्ष्य के प्रति अपनी एकाग्रता को बढ़ाना। हमारा आंसर इसमें है अमूर्त रूप में ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा आंसर है। निम्न में से कौन से बुद्धि सिद्धांत में एक पक्ष बुद्धि क्षमता कोश होता है जो व्यक्ति के समस्त क्रियाकलापों हेतु सार्वभौमिक माना जाता है? अराजकतावादी सिद्धांत, राजतंत्रीय सिद्धांत, प्रतिचयन सिद्धांत, क्रमानुसार सिद्धांत। तो इसमें आंसर होगा क्रमानुसार सिद्धांत, जो सभी क्रियाकलापों को क्रम से करने की बात करता है, यानी एक एक करके करने की बात करता है। पहले एक काम खत्म होगा, फिर दूसरा शुरू होगा, उसके बाद तीसरा शुरू होगा। तो ये बुद्धि को एक पक्ष में चलाता है या एक ही प्रकार से एक ही स्तर पर चलाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 इसमें आंसर है। प्रकार्यात्मक निशक्तता व स्वास्थ्य का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण, आईसीएफ। आईसीएफ का मतलब है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटीज एंड हेल्थ। एक व्यक्ति की प्रकार्यात्मकता के स्तर को की निम्न में से किसके बीच की अंतःक्रिया के रूप में संकल्पनाबद्ध करता है? देखिए, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य के लिए बात की गई है और इसके स्तर पूछे गए हैं, तो हम इसमें से देखेंगे। पहला हो गया स्वास्थ्य की स्थितियां, उनके बारे में बात करेगा। ये पर्यावरणीय कारकों के बारे में बात करेगा और वैयक्तिक कारकों के बारे में बात करेगा। आर्थिक कारक इसमें नहीं आएंगे और नवाचारी कारक भी इसमें नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसमें यहाँ पर आंसर होगा। निम्न में से सूचना का वह कौन सा स्थायी निकाय है जिससे हम अपने बारे में जानते हैं और अन्य को विचारकों के रूप में जानते हैं? तो इसमें है अभिज्ञानात्मक ज्ञान। देखिए, आत्मज्ञान यहाँ पर केवल अपने बारे में ज्ञान होगा, आत्म अभिज्ञान भी अपने बारे में ज्ञान होगा, आत्म अनुशासन भी स्वयं के बारे में होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा अभिज्ञानात्मक ज्ञान, जिससे हम अपने बारे में भी जानते हैं और अन्यों के विचारकों के रूप में भी जानते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को इस नाम से भी जाना जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसे 1948 में पारित किया गया था। और मुदालियर आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग दोनों सेम ही चीज हैं। मुदालियर आयोग का दूसरा नाम माध्यमिक शिक्षा आयोग है। इसकी शुरुआत 1962-63 में हुई थी, मुदालियर आयोग की। इन सभी आयोगों को मैंने डिटेल्ड वीडियो के रूप में आपको दिया हुआ है। आप यदि मेरे चैनल पर जाएंगे, सारे आयोग आपको मिल जाएंगे और इसकी एक प्लेलिस्ट भी मैंने तैयार की हुई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं आयोग देखने के लिए। उसके बाद है कोठारी आयोग, जो 1964 में लागू किया गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। परंपरागत पुस्तकालयों की तुलना में डिजिटल पुस्तकालय के लाभ हैं। तो डिजिटल पुस्तकालय के लाभ हमें यहाँ पर बताने हैं। तो प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग, ये ठीक है बिल्कुल। उसके बाद कैटलॉग बनाने में कठिनाई, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कठिनाई नहीं होती। कैटलॉग आसानी से तैयार की जा सकती है, कहीं भी और कहीं भी सुलभ होती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अन्य संसाधनों से सरलता से योजित होती है, इसको जोड़ पाना या कलेक्ट करना आसान होता है। दूसरी बुक्स के साथ इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हम देख सकते हैं किसी भी कंटेंट के लिए। तो वो सारी लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू हमें पता चल जाती हैं।
एक ही संसाधन का एक ही समय में कई उपभोगकर्ताओं द्वारा उपयोग इसमें किया जा सकता है। तो ए सी डी ई इसमें हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा आंसर होगा। जब कोई शिक्षक अपने शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को अधिगम बोध और संबंधित संकल्पना को समझने और अधिगम के आधार पर व्यावहारिक कार्य निष्पादन के लिए समर्थ बनाता है, तो यह शिक्षण स्तर का कौन सा प्रकार है? देखिए, यहाँ पर समझने की बात हो रही है, व्यवहारिक कार्य के निष्पादन में समर्थ बनाने की भी बात हो रही है। तो यहाँ पर विमर्श स्तरीय यानी रिफ्लेक्टिव शिक्षण की बात हो रही है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बात हो रही है कि पहले तो बच्चा बात को समझे और उसके बाद वो उसके लिए आंसर दे या प्रत्युत्तर भी करे वो उस चीज को, तो उसकी योग्यता या कार्य निष्पादन को देखना भी है इसमें। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव टीचिंग हम करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा आंसर है। शून्य अस्वीकरण नीति निम्न में से किसके अधीन अंगीकार की गई थी? तो ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शून्य अस्वीकरण नीति को रखा गया था, जिसमें कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के छूट न जाए, इस बात को देखा गया था। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, आचार्य राममूर्ति समिति, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और बिरला अंबानी रिपोर्ट। तो देखते हैं इसे। सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ही आ जाएगा, स्वतंत्रता के पश्चात 1948, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1963, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1999 में, उसके बाद आचार्य राममूर्ति समिति और बिरला अंबानी रिपोर्ट लास्ट में आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, ब्लेक व मॉन्टन के प्रबंधकीय ग्रिड के नेतृत्व में शैलियों को लोगों के प्रति सरोकार में न्यूनतम से अधिकतम महत्व में व्यवस्थित कीजिए। कंट्री क्लब प्रबंधन, सत्ता आज्ञा पालन प्रबंधन, अशक्त प्रबंधन, टीम प्रबंधन और मध्य मार्गीय प्रबंधन। देखिए, इस क्वेश्चन को एनटीए ने ड्रॉप कर दिया है, ये वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 है, सहकालिक और असहकालिक संप्रेषण युक्त स्थिति की पहचान कीजिए। देखिए, सहकालिक का मतलब है जब हम स्वयं किसी दूसरे व्यक्ति से या अन्य कई सारे व्यक्तियों से बात कर रहे होते हैं, यानी 2-3 लोगों से या किसी एक व्यक्ति से हमारा इंटरेक्शन आपस में चलता रहता है। असहकालिक संप्रेषण का मतलब है जब हम स्वयं से ही कुछ काम कर रहे होते हैं, किसी से बात नहीं कर रहे होते हैं, कोई कम्युनिकेशन किसी से नहीं कर रहे होते हैं। अपने कमरे में किसी से बात करना, ईमेल देखना, ईमेल पढ़ना, वेब कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेना। तो देखिए, अपने कमरे में यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो यहाँ 2 लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, आपस में एक दूसरे के साथ बात करना, तो आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग में भी लैपटॉप पर आपस में कम्युनिकेशन यहाँ पर हो रहा है 2 लोगों में। तो ये दोनों ए एंड डी सहकालिक हैं, जहां पर एक ही समय में 2 लोग बात कर रहे हैं, और बी एंड सी यहाँ पर असहकालिक हैं। तो यहाँ पर एनटीए द्वारा 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले नंबर का ऑप्शन है ए और डी सहकालिक और बी एंड सी असहकालिक, और इसको यहाँ पर इन्होंने उल्टा करके दे दिया। तो एनटीए किसी में भी आंसर लगाया है तो दोनों में ही उसमें मार्क्स दिए गए हैं। किसी शोध उपकरण की विश्वसनीयता व वैधता के संबंध में निम्न में से कौन से तथ्य सही हैं? विश्वसनीयता हेतु निरंतरता अनिवार्य है। वैधता विश्वसनीयता हेतु पूर्व शर्त है। देखिए, पहला वाला तो सही है ऑप्शन, ये सभी में दिया हुआ है। हमें नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट होंगे, तो नेक्स्ट सही वाला ऑप्शन हमें ढूंढना है। वैधता विश्वसनीयता हेतु पूर्व शर्त है। विश्वसनीयता, विश्वसनीय परीक्षा हमेशा वैध होती है, वैध परीक्षण हमेशा विश्वसनीय होता है। तो यहाँ पर वैध परीक्षण हमेशा विश्वसनीय होता है। विश्वसनीय परीक्षा हमेशा वैध हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी कभी परीक्षण विश्वसनीय तो होता है लेकिन वो वैध नहीं होता। विश्वसनीय से मतलब है कि उसको हमने कई बार करके तो देख लिया, लेकिन उसका रिजल्ट जो हमें चाहिए वो रिजल्ट नहीं उससे प्राप्त हो रहा। तो विश्वसनीय तो है कि हमने सारे टर्म्स और कंडीशंस उसमें लगा लिए हैं, लेकिन उससे रिजल्ट हमें वो प्राप्त नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है।
जब तक हमें रिजल्ट सही प्राप्त नहीं होगा तो हम उसे विश्वसनीय नहीं मानेंगे। तो डी वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। ए एंड डी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा आंसर होगा। निम्न में से कौन डी स्कूलिंग आंदोलन द्वारा स्कूलिंग का सामाजिक प्रकार्य नहीं है? डी स्कूलिंग शब्द को इवान इलिच द्वारा 1971 में दिया गया था। उनका मानना था कि बच्चों को किसी भी तरह से स्कूल आने से रोकना नहीं है, यानी हर बच्चा स्कूल आ सकता है, चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मूल्यगत संदर्भों में किसी भी प्रकार से असमर्थ हो, या फिर वो सारे टर्म्स और कंडीशंस पूरे ना करता हो, तब भी वो किसी भी समय स्कूल आ सकता है और शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और इससे रिलेटेड उन्होंने डी स्कूलिंग सोसाइटी नाम की बुक भी लिखी। तो यहाँ पर अभिरक्षण उससे संबंधित है, स्कूलिंग के सामाजिक प्रकार्य से संबंधित है अभिरक्षण, बच्चों का अभिरक्षण करना, सामाजिक भूमिका का चयन संबंधित है इसमें, और मतांतरण भी संबंधित है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। सामाजिक परिवर्तन डी स्कूलिंग आंदोलन से संबंधित नहीं है या उसका प्रकार्य नहीं है। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का द्वितीयक नियम निम्न में से कौन सा है? देखिए, पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, और तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। ये थॉर्नडाइक का नियम नहीं है। तो सेकंड नंबर का नियम हमारा है अभ्यास का नियम। ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा आंसर है। निम्नलिखित को पाठ योजना लेखन की परंपरागत रीति में व्यवस्थित कीजिए। परंपरागत रीति कौन सी है पाठ योजना लेखन की? उसमें इसको व्यवस्थित करना है। पूर्व ज्ञान, विशिष्ट उद्देश्य, गृह कार्य, विषय वस्तु प्रस्तुति और पुनरावृत्ति। सबसे पहले आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है पाठ योजना के में बनाते समय सबसे पहले कि हम किस उद्देश्य से पाठ को पढ़ा रहे हैं। वैसे इससे पहले सामान्य उद्देश्य भी है, लेकिन हम इसमें ऑप्शन में जो दिए हुए हैं उन्हीं को हम देखेंगे सीक्वेंस में। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें विशिष्ट उद्देश्य, उसके बाद हम पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ते हैं। नेक्स्ट हम विषय वस्तु की प्रस्तुति करते हैं, जो भी हमारा कंटेंट है उसको प्रेजेंट करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं, पुनरावृत्ति कार्य करते हैं, और उसके बाद बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, यदि समय के साथ किसी परिघटना में परिवर्तन होता है तो इसका अध्ययन करने के लिए किस प्रकार का शोध किया जाना चाहिए? प्रयोगात्मक शोध, अनुदैर्ध्य शोध, कार्योत्तर शोध, नृजातीय शोध। यहाँ पर बात हो रही है समय की, घटना में परिवर्तन की, तो यहाँ पर हम अनुदैर्ध्य शोध को करेंगे। अनुदैर्ध्य शोध में हम अलग अलग विभिन्न परिस्थितियों में एक ही चर पर अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, यहाँ पर 2 सूचियां दी गई हैं, जिसमें से एक में अवधारणाएं दी हैं और दूसरे में उसकी व्याख्या दी गई है। पहला है मुख्य धाराईकरण, पूर्व समावेशन, न्यूनतम निर्बंधी वातावरण LRE, व्यक्ति विशेष शिक्षा कार्यक्रम IEP। विधिक अपेक्षा, जिसमें विनिर्देश हैं कि यथासंभव दिव्यांग विद्यार्थियों को पारंपरिक कक्षाओं में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। दस्तावेज, जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों के निर्मित शैक्षणिक लक्ष्यों और सेवाओं की रूपरेखा का उल्लेख हो। दिव्यांग विद्यार्थियों को दिन के कुछ समय में नियमित शिक्षा वाली कक्षाओं में बिठाना। समावेशी शिक्षा मॉडल, जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों को नियमित कक्षाओं में पूर्णतः एकीकृत किया जाता है। तो देखिए, समावेशी शिक्षा वाला तो पूर्णता की बात हो रही है, यहाँ पर पूर्णतः एकीकृत किया जाता है, तो ये पूर्ण समावेशन की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम मिलाएंगे ऑप्शन नंबर 4 से। मुख्य धाराईकरण में हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। मुख्य धाराईकरण दिव्यांग विद्यार्थियों को दिन के कुछ समय में नियमित शिक्षा देने वाली कक्षाओं में बिठाना होता है। न्यूनतम निर्बंधी वातावरण विधिक अपेक्षा, जिसमें विनिर्देश है कि यथासंभव दिव्यांग विद्यार्थियों को
पारंपरिक कक्षाओं में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मिल जाएगा और लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये आंसर 1 इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रबंधन तंत्र का उदाहरण नहीं है? मूडल, कैनवास, एडपजल, स्कूलॉजी। अधिगम प्रबंधन तंत्र का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है इसमें। देखिए मूडल क्या है? मूडल एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। अधिगम प्रबंधन तंत्र का उदाहरण ये है। तो मूडल द्वारा क्या होता है? शिक्षक और प्रशासकों द्वारा शिक्षार्थियों को पर्सनली शिक्षण दिया जाता है या लर्निंग कराई जाती है। मूडल की फुल फॉर्म है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। ये एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। मूडल एक लोकप्रिय और लचीला वर्चुअल लर्निंग मैनेजमेंट एनवायरनमेंट है जिसे मल्टीपर्पज ऑनलाइन टूल के रूप में यूज किया जा सकता है। इसका उपयोग मोबाइल में भी हम कर सकते हैं, मोबाइल के द्वारा भी इससे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लैपटॉप और कंप्यूटर के द्वारा भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इससे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग कर टीचर बच्चों को सामने बैठकर पढ़ा सकता है और पर्सनली उसको बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। सेकंड है कैनवास। देखिए कैनवास आप जानते ही होंगे, कैनवास एक कपड़े को कहते हैं जिसपे रखकर डिजाइन बनाया जाता है या जिसपे रखकर पेंटिंग की जाती है, अलग अलग तरह के मॉडल्स बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से कैनवास एक ऐसा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके द्वारा बिजनेस के क्षेत्र में, लर्निंग के टीचिंग के क्षेत्र में हम किसी भी प्रकार से बहुत सारे मॉडल्स तैयार कर सकते हैं। जैसा भी मॉडल हमें चाहिए हम कैनवास के थ्रू उसको तैयार कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे डिजाइन्स होते हैं और हम अपनी तरह से उसको नए तरीके से उसको क्रिएट कर सकते हैं। एड पजल का काम है वीडियो तैयार करना, उसमें कट पेस्ट करना या कटिंग वीडियो में कट करना, अपना लेसन तैयार करना, उसमें वॉइस ओवर डालना, क्वेश्चंस तैयार करना या फिर क्वेश्चनायर बनाना और स्क्रिप्ट तैयार कर, ये वीडियो कन्वर्टर के रूप में काम करता है। इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में भी डिटेल में बता चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और ये है स्कूलॉजी, ये भी एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है या लर्निंग मैनेजमेंट ऐप है जिसमें इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट द्वारा साइन अप किया जाता है। उसके बाद वो कई बार या बार बार उसमें लॉग इन कर सकते हैं। पहले उन्हें साइन अप करना होता है और दोनों आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं और ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से टीचर से सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं तथा उनसे कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। मूडल, कैनवास और स्कूलॉजी हमारे लर्निंग मैनेजमेंट ऐप हो गए। तो यहाँ पर बचता है एड पजल। तो एड पजल एलएमएस का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा आंसर होगा। ये एक अभिकथन और कारण का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखेंगे। अध्यापक को बच्चों के आकलन के लिए विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन आकलन उपकरण तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। कोई भी एकमात्र ऑनलाइन उपकरण बच्चे के विकास के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति और अधिगम के बारे में सूचना प्रदान करने में सक्षम नहीं है, ये भी ठीक है। हम किसी एक ऐप से या ऑनलाइन उपकरण से बच्चों के बारे में सूचना नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों को ऑब्जर्व करके, कई बार टीचर को बच्चों को ऑब्जर्व करना पड़ता है या फिर अलग अलग ऑनलाइन लर्निंग टूल का यूज भी टीचर को करना पड़ सकता है। तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आंसर होगा। तो यहाँ 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।